Hello everyone, welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I am Neeraj Kumar Kathal. Today is 9th December 2021 and today's important nursing MCQs are: Question number 1. Which vital sign change is most likely indicator of hypertension? अगर किसी पर्सन को हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है तो उसमें आपको कौन सा वाइटल साइन चेंज इम्पोर्टेंटली देखने को मिलेगा? ऑप्शन ए, नैरोइंग पल्स प्रेशर, ऑप्शन बी, इरेगुलर पल्स, ऑप्शन सी, फ्लक्चुएटिंग सिस्टोलिक प्रेशर, ऑप्शन डी, डायस्टोलिक प्रेशर एक्सीडिंग 90 mm ऑफ Hg। इन चारों में से आपको कौन सी फाइंडिंग हाइपरटेंशन के पेशेंट में देखने को मिलेगी? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। अगर किसी पर्सन में डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 mm ऑफ Hg से अधिक मिलता है तो ये हाइपरटेंशन को डिनोट करता है। आइए जान लेते हैं एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होती है। अगर किसी अडल्ट क्लाइंट में सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 mm ऑफ Hg से अधिक या डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 mm ऑफ Hg से अधिक तीन डिफरेंट ओकेजन पर रिकॉर्ड किया जाए तो हम उसे हाइपरटेंशन कहेंगे। एक बार फिर से इसे समझ लेते हैं। मान लीजिए कोई अडल्ट पर्सन आपके पास आता है, आप उसका बीपी चेक करते हैं तो उसका अपर बीपी या सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जिसे आप कहते हैं वो 140 mm ऑफ Hg से अधिक हो या फिर डायस्टोलिक बीपी या लोअर बीपी 90 mm ऑफ Hg से अधिक हो और ये रीडिंग 3 बार अलग अलग समय पर रिकॉर्ड करने पर बढ़ी हुई मिले तो आप इस पर्सन को कह सकते हैं कि इस पेशेंट को बीपी है, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है। हमारे कुछ विशेष इमोशन या एक्सरसाइज के बाद हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है तो पेशेंट जब भी आपके पास बीपी चेक करवाने आए तो कोशिश करिएगा उसे कुछ समय का रेस्ट दें और उसके बाद रीडिंग चेक करें। इसके अलावा याद रखिएगा पल्स प्रेशर क्या है। जब हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में से डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को घटा देते हैं तो आने वाली वैल्यू पल्स प्रेशर कहलाती है। वी कैन से पीपी इक्वल्स एसबीपी माइनस डीबीपी। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर नॉर्मली 120 होता है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है 80। जब आप इसे इसमें से हटाएंगे तो आएगा 40 mm ऑफ Hg। तो नॉर्मली यदि आपसे पूछा जाए कि पल्स प्रेशर कितना होता है तो आप बताएंगे 40 mm ऑफ Hg इज अ पल्स प्रेशर। इसके अलावा यहाँ से प्रीवियस एग्जाम में एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है कि हाइपरटेंशन का इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है तो आप बताएंगे मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। Myocardial infarction is a important complication of hypertension. Salt, pickle and canned soup must be avoided in case of hypertension. अगर किसी पर्सन को हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है तो आप उसे कभी भी ज़्यादा साल्ट वाली डाइट, पिकल्स और कैंड सूप नहीं लेने देंगे। आप इस पेशेंट से कहेंगे कि आपको साल्ट कंटेनिंग फूड्स को अवॉइड करना है। क्वेश्चन नंबर 2। न्यूरॉन्स दैट रिलीज एसिटाइलकोलिन रेफर्स एज। उन न्यूरॉन्स को आप क्या कहेंगे जो एसिटाइलकोलिन का रिलीज करते हैं? एसिटाइलकोलिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन के दौरान सिनेप्स पर रिलीज किया जाता है। ऑप्शन ए एड्रिनर्जिक, ऑप्शन बी कोलिनर्जिक, ऑप्शन सी प्री गैंग्लियोनिक, ऑप्शन डी
नन ऑफ द अबव। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जब इम्पल्स या मैसेज का ट्रांसमिशन होता है तो सिनेप्स पर जो न्यूरॉन्स एसिटाइल कोलिन सिक्रीट करते हैं उन्हें आप क्या कहेंगे? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। मान लीजिए ये एक न्यूरॉन है, ये इसका एक्सॉन है पीछे पूंछ की तरह, और ये दूसरा न्यूरॉन है, ये इसके डेंड्रॉइड्स हैं और ये इसका एक्सॉन है। एक इम्पल्स या मैसेज जब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जाता है तो इस स्पेस में, जिसे आप सिनेप्स के नाम से जानते हैं, वहाँ पर यदि ये न्यूरॉन्स जो हैं एसिटाइल कोलिन का सिक्रीशन करते हैं तो इसे हम कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स के नाम से जानते हैं। आइए एग्जैक्ट डेफिनेशन देखें। अ नर्व or neuron that releases acetylcholine neurotransmitter at synapse during impulse transmission called cholinergic nerve। ऐसा न्यूरॉन, ऐसी नर्व सेल जो कि सिनेप्स पर एसिटाइल कोलिन नामक न्यूरोट्रांसमीटर का सिक्रीशन करती हैं ड्यूरिंग द इम्पल्स ट्रांसमिशन नोन एज कोलिनर्जिक नर्व। इसके अलावा ऐसे न्यूरॉन्स जो कि नॉर एपिनेफ्रिन या नॉर एड्रिनलिन का सिक्रीशन करते हैं एड्रिनर्जिक न्यूरॉन्स कहलाते हैं। दो प्रकार के न्यूरॉन्स हो गए, ऐसे न्यूरॉन्स जो कि सिनेप्स पर एसिटाइल कोलिन का सिक्रीशन करते हैं कोलिनर्जिक नर्व कहलाते हैं, जबकि दूसरे टाइप के नर्व वो नर्व्स हैं जो कि सिनेप्स पर नॉर एपिनेफ्रिन नामक न्यूरोट्रांसमीटर का सिक्रीशन करते हैं और हम इस प्रकार के न्यूरॉन्स को एड्रिनर्जिक न्यूरॉन्स कहते हैं। याद रखिएगा, कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स एसिटाइल कोलिन, एड्रिनर्जिक न्यूरॉन्स सिक्रीट नॉर एपिनेफ्रिन और नॉन एड्रिनलिन। टेक स्क्रीनशॉट फॉर योर रिवीजन, प्रीवियस एग्जाम में इसे पूछा गया है। अब बात करते हैं सिनेप्स की। पॉइंट एट विच नर्व इम्पल्स इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर। जब इम्पल्स एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जाता है तो इन दोनों न्यूरॉन्स के बीच का जो ये स्पेस है इसे ही हम सिनेप्स के नाम से जानते हैं। न्यूरॉन्स आर स्पेशलाइज्ड नर्व सेल्स which serves as a structural and functional unit of nervous system। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है तो आप बताएंगे न्यूरॉन्स। फंक्शंस ऑफ न्यूरॉन आर इनिशिएशन एंड कंडक्शन ऑफ इम्पल्सेस। न्यूरॉन्स का फंक्शन होता है कि ये इम्पल्सेस को, मैसेजेस को जनरेट करते हैं और फिर एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाते हैं। हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से हम टेलीफोन की मदद से अपनी बात को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाते हैं और इस बात को ट्रांसमिट करने के लिए एक वायर बीच में होता है, तो ये न्यूरॉन्स उस वायर को आप कह सकते हैं। They transmit impulses to other neurons or cells by releasing neurotransmitter at synapse। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स तक ये जो मैसेज है या फिर ये जो इम्पल्स है वो न्यूरोट्रांसमीटर्स की मदद से पहुंचता है। क्वेश्चन नंबर 3, वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ सिरोसिस ऑफ लीवर। सिरोसिस ऑफ लीवर का सबसे बड़ा कारण आपको सेलेक्ट करना है। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए अल्कोहल एब्यूज़, ऑप्शन बी ड्रग एब्यूज़, ऑप्शन सी स्मोकिंग, ऑप्शन डी वायरल हेपेटाइटिस। इन सभी में से लीवर सिरोसिस का सबसे बड़ा कारण क्या होगा? The right answer is option A।
Alcohol abuse is the major cause of cirrhosis of liver. आइए जान लेते हैं एग्जैक्टली सिरोसिस ऑफ लीवर क्या होता है. इरिवर्सिबल फाइब्रोसिस एंड डीजेनरेशन ऑफ लीवर पैरेन्काइमल सेल्स ड्यू टू क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी कंडीशंस कॉल्ड सिरोसिस ऑफ लीवर. सिरोसिस ऑफ लीवर वह कंडीशन है जिसमें लीवर की पैरेन्काइमल सेल्स परमानेंटली डीजेनरेट हो जाती हैं या फिर फिब्रॉइड्स में कन्वर्ट हो जाती हैं. इट इज़ ड्यू टू क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी कंडीशन. एक बार फिर से देखिए, क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी कंडीशंस के कारण लीवर की पैरेन्काइमल सेल्स का डीजेनरेट होना सिरोसिस ऑफ लीवर कहलाता है. The most common cause of cirrhosis of liver is excessive and chronic use of alcohol along with malnutrition and hypersensitivity to alcohol. अगर आपसे पूछा जाए कि सिरोसिस ऑफ लीवर या लीवर सिरोसिस का सबसे बड़ा कारण क्या है, तो आप बताएंगे एक्सेसिव, बहुत ज़्यादा या फिर लंबे समय तक बहुत ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल का उपयोग करना, सेवन करना लीवर सिरोसिस का सबसे बड़ा कारण माना जाता है. इसके अलावा अल्कोहल इंटेक के साथ साथ अगर पर्सन में माइल न्यूट्रिशन है तो लीवर सिरोसिस होने की संभावना काफ़ी बढ़ जाता है. लीवर सिरोसिस का मेन कारण तो अल्कोहल इंटेक हो गया. इसके अलावा कुछ और इम्पॉर्टेंट कारण हैं जो कि लीवर सिरोसिस कॉज कर सकते हैं. उनमें से सबसे पहले है क्रॉनिक हेपेटाइटिस सी एंड हिपैटोटॉक्सिन्स. क्रॉनिक हेपेटाइटिस सी और हिपैटोटॉक्सिन्स के कारण पोस्ट नेक्रोटिक सिरोसिस जैसी कंडीशन हो सकती है. इसके बाद आता है आरवीएफ, उसके बाद आता है एनएएफएलडी यानी कि नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़, और फिर आता है एनएएसएच जिसे आप नॉन अल्कोहलिक सिएटोस हेपेटाइटिस के नाम से जानते हैं, और आखिरी में आता है बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन, बिलियरी ट्रैक्ट का ऑब्स्ट्रक्शन. आप चाहें तो आपके रिवीजन के लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. Question number 4. When a nurse see a baby in respiratory distress from apparent mucus, first nursing action is to. As a nursing officer, आप किसी न्यूबॉर्न बेबी या फिर किसी बेबी में ये देखते हैं कि उसे रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा है और इस बच्चे में एपरेंट म्यूकस दिखाई दे रहा है, यानी उसके नोज़ और माउथ में म्यूकस के कारण ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से बेबी को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा है, तो आपका फर्स्ट एक्शन क्या होगा? ऑप्शन ए, केयरफुली स्लैप द इन्फेंट्स बैक. ऑप्शन बी, थंब चेस्ट एंड स्टार्ट CPR. ऑप्शन सी, पिक द बेबी अप बाय द फीट. ऑप्शन डी, कॉल द कोर टीम. बच्चे में यदि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है, बच्चा सांस नहीं ले पा रहा है और आप देखते हैं कि बच्चे के नोज़ और माउथ एरिया में काफ़ी ज़्यादा म्यूकस एक्यूमुलेटेड है, तो इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? ऐसा जनरली न्यूबॉर्न बेबीज़ के केस में आपको देखने को मिलेगा. यहाँ पर आपके अनुसार फर्स्ट एक्शन क्या होगा? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी. हम सबसे पहले बेबी को उल्टा लटका देंगे, यानी वी विल पिक द बेबी बाय हिज फीट. हम बच्चे के पैरों को पकड़कर उसे उल्टा लटका देंगे ताकि जितना भी म्यूकस है वो बाहर की तरफ ड्रेन हो जाए, और ऐसा करके हम बच्चे को रेस्पिरेशन रिलेटेड डिफ़िकल्टी से रिलीफ दिला सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 5.
ऑब्जेक्टिव और फंक्शंस ऑफ BFHI। BFHI का फंक्शन या ऑब्जेक्टिव बताना है आपको। ऑप्शन ए, टू प्रमोट ड्रग थेरेपी। ऑप्शन बी, टू प्रमोट ब्रेस्ट फीडिंग। ऑप्शन सी, टू प्रमोट ग्रोथ ऑफ बेबी। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। BFHI का उद्देश्य बताना है आपको। The right answer is option B, to promote breast feeding। BFHI का उद्देश्य है, इसका फंक्शन है ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करना। जैसा कि हम जानते हैं BFHI स्टैंड्स फॉर बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव। बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव। It started by joint venture of WHO and UNICEF in March 1992 to encourage and promote the exclusive breastfeeding worldwide। याद रखिएगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और यूनिसेफ के द्वारा मार्च 1992 में ब्रेस्ट फीडिंग को पूरे विश्व में प्रमोट करने के उद्देश्य से बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव या BFHI लॉन्च किया गया था, स्टार्ट किया गया था। BFHI contains 10 steps that should be followed by hospital to get status of baby friendly hospital। BFHI के टोटल 10 स्टेप्स होते हैं। अगर कोई हॉस्पिटल इन सभी स्टेप्स को पूरा कर पाता है तो उसे हम बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, अ चाइल्ड इज डायग्नोस्ड विथ विल्म्स ट्यूमर ड्यूरिंग असेसमेंट, नर्स एक्सपेक्ट्स टू डिटेक्ट। अगर किसी बच्चे में विल्म्स ट्यूमर का डायग्नोसिस है तो इस बच्चे के असेसमेंट के दौरान एज अ नर्स आपको क्या फाइंडिंग्स मिलेंगी। ऑप्शन ए, ग्रॉस हिमेचूरिया। ऑप्शन बी, डिसयूरिया। ऑप्शन सी, एब्डोमिनल पेन। ऑप्शन डी, एब्डोमिनल मास। हिमेचूरिया का मतलब है प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन यूरिन। डिसयूरिया का मतलब है डिफिकल्टी इन यूरिनेशन। The right answer is option D, presence of abdominal mass। जब हम विल्म्स ट्यूमर वाले बच्चे का असेसमेंट करेंगे तो उस दौरान हमें एब्डोमिनल मास महसूस होगा, यानी हमें उस बच्चे के एब्डोमिन एरिया में एक तरफ कुछ गांठ लाइक सब्सटेंस फील होगा, मास फील होगा। विल्म्स ट्यूमर और नेफ्रोब्लास्टोमा is rapidly developing tumor of kidney that usually occurs in children at 3 years of age। विल्म्स ट्यूमर से कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। विल्म्स ट्यूमर को हम नेफ्रोब्लास्टोमा के नाम से भी जानते हैं और ये किडनी में पाया जाने वाला ट्यूमर है। ये बच्चों में लगभग 3 साल की उम्र पर देखा जाता है। इट इज़ मोस्ट कॉमन रीनल ट्यूमर ऑफ चाइल्डहुड। अगर आपसे पूछा जाए कि चाइल्डहुड में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला रीनल ट्यूमर कौन सा है तो आप बताएंगे विल्म्स ट्यूमर। इट इज़ एसोसिएटेड विथ क्रोमोसोमल डिलीशन स्पेशली फ्रॉम क्रोमोसोम 11 एंड 16। आपसे यदि पूछा जाए कि विल्म्स ट्यूमर कौन से क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी के कारण होता है तो आप बताएंगे क्रोमोसोम नंबर 11 और 16। साइन एंड सिम्टम्स आर फर्म non-tender abdominal mass in one side of flank, hematuria and anemia। साइन एंड सिम्टम्स यदि देखे जाएं इस ट्यूमर से संबंधित तो बच्चे के एब्डोमिनल एरिया में मास का
फील होना, और जनरली जो कि नॉन टेंडर होता है, यानी इसमें किसी भी प्रकार का पेन नहीं होता, और ये एक साइड में आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा हिमेचूरिया और एनीमिया इम्पॉर्टेंट हैं। ड्यूरिंग असेसमेंट, नर्स शुड अवॉइड एब्डोमिनल palpation because it may cause metastasis और seeding of tumor। प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया था कि विल्म्स ट्यूमर से सफरिंग बच्चे में एब्डोमिनल पाल्पेशन क्यों नहीं किया जाता, या कम से कम क्यों करना चाहिए। तो इसका कारण है कि जब हम ट्यूमर वाले एरिया को पाल्पेट करते हैं, दबाते हैं, तो इस दौरान इस ट्यूमर का मेटास्टेसिस हो सकता है, यानी यहाँ से ट्यूमर का कुछ हिस्सा, कुछ भाग टूटकर शरीर के दूसरे पार्ट्स तक ट्रांसमिट हो सकता है, और हो सकता है उस जगह जाकर ये और ग्रो कर ले, तो कैंसर स्प्रेड हो सकता है। इस वजह से विल्म्स ट्यूमर वाले बच्चों में हम कभी भी एब्डोमिनल पाल्पेशन नहीं करते, या कम से कम करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 3 फीचर्स ऑफ कम्युनिटी आर। कम्युनिटी के 3 फीचर्स आपको बताने हैं। ऑप्शन ए, लोकेशन, पॉपुलेशन एंड सोशल सिस्टम। ऑप्शन बी, फिजिकल, मेंटल, सोशल। ऑप्शन सी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। ऑप्शन डी, एजेंट, होस्ट एंड एनवायरमेंट। इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन कम्युनिटी के 3 फीचर्स को बताता है, इसे सेलेक्ट करना है आपको। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। याद रखिएगा, लोकेशन, पॉपुलेशन एंड सोशल सिस्टम, ये 3 इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं कम्युनिटी के। लोकेशन, पॉपुलेशन एंड सोशल सिस्टम। आइए जान लेते हैं एग्जैक्टली WHO द्वारा कम्युनिटी की क्या डेफिनेशन दी गई थी। कम्युनिटी इज अ सोशल ग्रुप डिटरमाइंड बाय जियोग्राफिकल बाउंड्रीज और कॉमन वैल्यूज एंड इंटरेस्ट। WHO define community as community is a social group determined by geographical boundaries and or common values and interest। इसके अलावा ऑप्शन बी में दिया गया था फिजिकल, मेंटल एंड सोशल, ये सभी WHO के द्वारा दी गई हेल्थ की डेफिनेशन के पार्ट्स हैं। ऑप्शन सी में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी लेवल हैं, ये लेवल ऑफ प्रिवेंशन के टाइप्स बताते हैं। और ऑप्शन डी के अंदर एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड के 3 कंपोनेंट्स एजेंट, होस्ट और एनवायरनमेंट को बताया गया है। सो ऑप्शन ए करेक्ट, लोकेशन, पॉपुलेशन एंड सोशल सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, इन्फेक्टेड क्यूलेक्स मॉस्किटो कैन ट्रांसमिट टू मैन। अगर कोई क्यूलेक्स मॉस्किटो इन्फेक्टेड है, तो ये मॉस्किटो ह्यूमन में कौन सा डिजीज ट्रांसमिट कर सकता है। सिंपली कहें तो क्यूलेक्स मॉस्किटो किसका वेक्टर है, किस डिजीज का वेक्टर है। ऑप्शन ए मलेरिया, ऑप्शन बी फाइलेरिया, ऑप्शन सी डेंगू, ऑप्शन डी काला आजार। इन चारों में से आपको बताना है क्यूलेक्स मॉस्किटो किसका ट्रांसमिशन कर सकता है। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। Infected Culex mosquito can transmit filaria disease। 4 important group of mosquitoes in India which are related to disease transmission। mosquitoes जो हैं एंथ्रोपोड में आते हैं, और भारत में कुल 4 important mosquitoes की स्पीसीज हैं जो कि इंडिया में इम्पॉर्टेंटली कुछ डिजीजेस को ट्रांसमिट करती हैं, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है,
और अपकमिंग एग्जाम्स में पूछे जाने की पूरी संभावना है। आप चाहें तो इस स्लाइड का आपके रिवीजन के लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो की, और ये मलेरिया के वेक्टर के रूप में काम करती है, यानी मलेरिया डिजीज को ट्रांसमिट करती है। मादा एनाफ्लीज मॉस्किटो मलेरिया डिजीज को ट्रांसमिट करती है। अब बात करते हैं क्यूलेक्स वेक्टर की, और ये जो वेक्टर है ये फाइलेरिया डिजीज को ट्रांसमिट करता है। फाइलेरिया डिजीज का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है बैंक्रॉफ्टी फाइलेरिया। बैंक्रॉफ्टियन फाइलेरिया इज अ कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ फाइलेरियासिस डिजीज, जिसे आप फील पाँव या हाथी पाँव के नाम से भी जान सकते हैं, और इसका वेक्टर है क्यूलेक्स मॉस्किटो। नेक्स्ट बात करते हैं एडीज और टाइगर मॉस्किटो। इट इज़ अ वेक्टर ऑफ येलो फीवर एंड डेंगू। डेंगू या येलो फीवर, ये दोनों ही डिजीज एडीज या टाइगर मॉस्किटो द्वारा ट्रांसमिट किए जाते हैं। लास्ट आता है मैंसोनिया। इट इज़ अ वेक्टर ऑफ चिकनगुनिया। चिकनगुनिया जो डिजीज़ है जिसमें पेशेंट को जॉइंट पेन होता है, और इसका ट्रांसमिशन मैंसोनिया वेक्टर के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, the suture that separates the parietal bone from tubular portion of occipital bone is called। मान लीजिए ये किसी पर्सन का हेड है, और ये इसकी दोनों पैराइटल बोन्स हैं, और ये उस पर्सन की ऑक्सीपिटल बोन है। इन दोनों पैराइटल बोन्स को ऑक्सीपिटल बोन से अलग करने वाला ये सूचर क्या कहलाएगा? इसे मैं डार्क कलर से ड्रॉ कर रहा हूँ। इस सूचर का नाम आपको बताना है जो कि पैराइटल बोन को ऑक्सीपिटल बोन से अलग करता है। आपका ऑप्शन ए है सेजाइटल सूचर, ऑप्शन बी है फ्रंटल सूचर, ऑप्शन सी है कोरोनल सूचर, ऑप्शन डी है लैम्डोइडल सूचर। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी लैम्डोइडल सूचर। गौर कीजिएगा इस इमेज पर, ये स्टार्टिंग में सेजाइटल सूचर है और आगे जाकर ये लैम्डा शेप सूचर में डिवाइड हो रहा है। ये स्ट्रक्चर जो डार्क में बनाई है वो कुछ इस प्रकार से लैम्डा शेप की दिखाई दे रही है, इसीलिए इसे हम लैम्डोइडल सूचर कहते हैं, और ये आपकी पैराइटल बोन्स को ऑक्सीपिटल बोन से अलग करने का काम करता है। लैम्डोइडल सूचर को हम ऑक्सीपिटो पैराइटल सूचर के नाम से भी जानते हैं। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, क्वेश्चन नंबर 10, World Health Organization identified mental illness as counting for what percentage of global burden of disease? हमारे पूरे विश्व में जितने भी डिजीजेस पाई जाती हैं उनमें से मेंटल इलनेस कितने परसेंट भाग रखती है? WHO के अनुसार पूरे विश्व में पाए जाने वाली डिजीजेस का कितना परसेंट मेंटल इलनेस है? ऑप्शन ए 23%, ऑप्शन बी 80%, ऑप्शन सी 90%, या फिर ऑप्शन डी 14%। मेंटल इलनेस का परसेंटेज बताना है आपको टोटल ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज से। The right answer is option D, it is around 14%। कुल 14% मेंटल इलनेस है पूरे विश्व में पाई जाने वाली डिजीजेस का। आइए इसे एग्जैक्टली जाने। अकॉर्डिंग टू एनालिसिस डन बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज इन 2000 shows that neuropsychiatric conditions had a prevalence of 10% of total population and 12% of global burden of disease। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने वर्ष 2000 में ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज़ की स्टडी की और उसमें ये बताया कि
विश्व में पाए जाने वाले कुल डिजीज में 10% लोग जो हैं न्यूरोसाइकाइट्रिक कंडीशन से सफरिंग हैं, और ये पूरे विश्व में पाए जाने वाले कुल डिजीजेस का लगभग 12% है। यानी पूरे विश्व की 10% जनसंख्या न्यूरोसाइकाइट्रिक कंडीशन से ग्रसित है, और यदि ग्लोबल वर्डन ऑफ डिजीज में इसे परसेंटेज में देखा जाए तो वो होगा 12%। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो। अगर आपको आज का ये सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।